हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग CMVR 1989 के जो भी लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो कि चैप्टर 6, 7 और 8 है। ओके, तो चैप्टर 6, 7, 8 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस सिलेबस में है तो इसे मैं कवर कर रहा हूँ। और जो हमारे जो CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के जितने भी चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गए हैं, वो चैप्टर 5 तक कंप्लीट हमने कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। तो कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक में यहाँ पे ज़्यादा रूल्स नहीं है। यहाँ पे जो रूल्स नंबर 138 है, सिग्नल्स एंड एडिशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर मोटर व्हीकल्स है। ओके, पॉइंट नंबर 1 में द ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल मेक सच सिग्नल्स एंड ऑन सच ओकेजन्स आर एज आर स्पेसिफाइड इन रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 118। तो सेक्शन 118 में हम लोगों ने जो भी ड्राइविंग रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा था, ओके, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करना है, ये रूल्स में बात कही गई है। जो पॉइंट नंबर 2 है, जो सेक्शन 128 में मेंशन है मोटरसाइकिल के, जैसे मोटरसाइकिल वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था सेक्शन 128 में, कि मोटरसाइकिल पे एक से ज़्यादा पैसेंजर्स को नहीं आप बैठा सकते, और जो अगर वहाँ पे एक ही सीट है तो आपको एक ही बैठाना है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था जब सेक्शन 128 पढ़ रहे थे। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है, ये रूल्स में है। The driver of every vehicle shall ensure that the following items are carried in the vehicles namely। तो व्हीकल्स में कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में कुछ भी व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको रखना है, और नेसेसरी ये चीज़ें आपके जो व्हीकल्स हैं वो उसमें होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इन केस ऑफ व्हीकल्स अदर देन मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल को छोड़ के तो उसमें आपको स्पेयर बल्ब्स रखना है, हेड लैंप रखना है, फ्यूजेज रखना है, जो भी स्पेयर्स व्हील, जो एक व्हील भी रेडी में रखना है आपको। ओके, बी नंबर में टूल किट, जो भी टूल किट आपको मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया है, जैसे आपको रिंच, ये सब चीज़ें दिए जाते हैं टूल किट, वो आपको रखना है व्हीकल्स में। जो डी पॉइंट है, फर्स्ट एड किट आपको रखना है, जिसमें आपको एंटीसेप्टिक क्रीम रखना होगा। ओके, जो भी चीज़ें आपको, जो ड्रेसिंग के लिए स्टेरलाइज इलास्टिक प्लास्टर, वाटरप्रूफ प्लास्टर, ये सब चीज़ें आपको रखना है। बैंडेज रखना है ऑन्स और बर्न्स के लिए, जो भी चीज़ें होना चाहिए, बैंडेज फॉर ऑन्स एंड बर्न्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको रखना है, फर्स्ट एड किट आपको रखना है व्हीकल्स में। ओके, नंबर ऑफ चॉक ब्लॉक्स रखना है। चॉक ब्लॉक्स क्या होता है, जो भी व्हील्स होते हैं, व्हील्स के आप देखते होंगे पीछे में एक ब्रिक्स लगा दिया जाता है, या ईटा आप देखते होंगे लगा दिया जाता है उसको रोकने के लिए, तो उसी को चॉक ब्लॉक्स कहते हैं। वो प्लास्टिक, वो स्टील का रहता है, ऐसे आप कभी सर्च कर सकते हैं चॉक ब्लॉक्स क्या होता है। वो जो व्हीकल्स जब स्टॉप कंडीशन में रहता है तो उसको इधर उधर मूवमेंट ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पे चॉक ब्लॉक्स लगाया जाता है व्हील्स के पीछे में। ओके, तो व्हील जो चॉक ब्लॉक्स कितने रखना है, अगर आपका जो 4 व्हील्ड अगर साइकिल ये व्हीकल्स है, तो उस केसेस में आपका अगर GVW ग्रॉस व्हीकल वेट अगर 4 टन से ज़्यादा और 7.5 टन से कम है तो उस समय 1 ब्लॉक आपको चॉक ब्लॉक रखना है। अगर 4 व्हील व्हीकल्स है और 7.5 टन से एक्सीड कर रहा है तो आपको 2 चॉक ब्लॉक्स नेसेसरी रखना है अपने व्हीकल्स में। ओके, ये रूल्स है। आपको ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 टन और 7.5 टन के बीच का कोई 4 व्हील्स व्हीकल्स में कितने चॉक ब्लॉक की नेसेसिटी है, आपको रखना है। ओके, नेसेसरी आपको रखना है। ओके, तो 1 चॉक ब्लॉक, और जब 7.5 टन से ज़्यादा रहेगा तो 2 चॉक ब्लॉक्स को आपको रखना है। जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स shall ensure that above items are supplied at the time of first sale of service। जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो इंश्योर करेंगे ये जो भी चीज़ें जब शुरू में व्हीकल सेल होगा
तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड होना चाहिए। जो भी कस्टमर होंगे उनको ये सारे चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, नेसेसिटी, जो भी चीज़ें आपको रखना है व्हीकल्स में, ओके, व्हीकल्स में जो भी आइटम्स कैरी करना है, ये सब चीज़ें आपके व्हीकल्स में होने चाहिए। ओके, जो पॉइंट नंबर एफ है, द आइटम एट द आइटम परचेज ऑफ टू व्हीलर्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ द टू व्हीलर्स शैल सप्लाई ए प्रोटेक्टिव हेड गियर। तो जो हेलमेट होते हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, वो उनको टू व्हीलर के समय मैन्युफैक्चरर के द्वारा प्रोटेक्टिव हेड गियर दिया जाएगा। ओके, जब फर्स्ट टाइम जो सेल होता है तो उस समय में। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 139, प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे जब सेक्शंस पढ़ रहे थे वहाँ पे भी जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं, जो भी ऑथराइज्ड लोग हैं, जैसे आप यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर ऑफ ए मोटर व्हीकल शैल प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस एंड परमिट। ये सेम चीज़ें आपको अगर पुलिस ऑफिसर अगर कोई यूनिफॉर्म में है या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, तो वो अगर मांग करते हैं तो आपको प्रोड्यूस करना होगा, आपको दिखाना होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस में भी मेंशन थे, यहाँ पे रूल्स में भी आपको दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन ऑफ लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये आपको अगर कोई पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में मांग करता है तो आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर नंबर 7, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 7, वहाँ पे 2 ही रूल्स थे तो हमने डिस्कस कर लिया। चैप्टर 7 जो साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो हम लोगों ने ये जो सेक्शंस थे वहाँ पे पढ़े थे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे रूल्स क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो रूल्स नंबर 140 है, डेफिनीशंस के बारे में बात कही गई है। तो अकाउंटिंग ईयर, तो जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर आप लोग पढ़ते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे अभी दिसंबर 2020 चल रहा है, तो अभी आप अगर पूछेगा कोई कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, तो अभी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर के बारे। तो अकाउंटिंग ईयर भी उसी तरह से, यहाँ भी अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि जो इंश्योरेंस के जो टर्म्स होते हैं उसमें अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर कहा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये अकाउंटिंग ईयर होता है। नेक्स्ट जो हमारा है अप्रूव्ड लिस्ट। अप्रूव्ड लिस्ट हम लोग जब नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जो भी फॉरेन इंश्योरर होते हैं, ओके, जो फॉरेन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देते हैं, वो अगर उनको अप्रूव्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, वो अप्रूव्ड करती है और उसका अप्रूव्ड लिस्ट निकालती है इंश्योरेंस कंपनी की, तो वही जो होते हैं वो अप्रूव्ड लिस्ट होता है। अप्रूव्ड लिस्ट मीन्स द लिस्ट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस एंड देयर गारंटर्स मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दीज रूल्स। तो हम लोग रूल्स अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रूव्ड लिस्ट क्या होता है। ओके, पॉइंट नंबर 3 है ऑथोरिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे डेफिनेशंस है कि जो हम लोगों ने सेक्शन 146 में पढ़ा था कि हर जो व्हीकल्स होते हैं उनको थर्ड पार्टी रिस्क का इंश्योरेंस करवाना होता है। तो कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है, ये एग्जम्प्ट फ्रॉम द कंपलसरी इंश्योरेंस, ओके, अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 146। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं, उनको अगर एग्जम्प्ट किया जाता है कंपलसरी इंश्योरेंस से, तो वो लोग ऑथोरिटी उनको दिया गया। ऑथोरिटी का डेफिनेशन यही है कि जो एग्जम्प्टेड है वो ऑथोरिटी है। नेक्स्ट जो हमारा है बैंक के बारे में डेफिनेशंस है। जो भी कंपनी है विथ एक्सेप्ट द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स ऑफ मनी, ओके, जो आप बैंक देख रहे हैं, समझ रहे हैं बैंक के बारे में, जो लेंड कर पे देती है, उधार देती है, या मतलब अगर आप लोन लेते हैं उस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, आपके मनी को डिपॉजिट करती है, पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। जो भी बैंक के बारे में आप जानते हैं वो
वो बैंक, इसमें कुछ ये नया नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस, तो सर्टिफिकेट इशूड बाय फॉरेन इंश्योरर इन फॉर्म 57 इन कंप्लायंस विद दीज रूल्स। तो हम लोग आगे में इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस के क्या डेफिनेशंस है। ओके, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्म 57 में सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, इशूड बाय अ फॉरेन इंश्योरर, ओके, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस होगा। मतलब आपको बता दें कि जो फॉरेन के भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फॉरेन इंश्योरर। तो फॉरेन इंश्योरर क्या होंगे? जो भी पर्सन है या कोई भी फर्म है कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेटेड और डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो फॉरेन इंश्योरर होंगे। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया में काम करती है या नॉट रजिस्टर्ड अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938, तो वो फॉरेन इंश्योरर कहलाएंगे। ओके, फंड का मीन्स क्या होगा? फंड इस्टेब्लिश्ड अंडर रूल 151। तो फंड के बारे में हम लोग जब रूल्स नंबर 151 पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप समझ रहे हैं, जो भी पब्लिक डेप्ट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप लोग समझ सकते हैं। ये जैसे गवर्नमेंट की, जैसे आप कोई स्टाम्प ले रहे हैं तो ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, आप उसको फिर से देकर फिर से आप कैश ले सकते हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं, जितने भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर 7 के लिए अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जैसे आप पढ़ लिए फॉरेन इंश्योरर या फंड तो ये आप कहीं और दूसरे जगह पे यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये फंड का मतलब यहाँ पे जो रूल नंबर 151 में मेंशन है या जो भी चैप्टर 7 में फंड कहीं भी आएगा तो उसका मतलब ये होगा। ओके, जो गारंटर है, तो गारंटर जो भी इंश्योरर है, ओके, उसको अगर कोई गारंटीड करती है, फॉरेन इंश्योरर को कोई गारंटीड करती है तो उसको गारंटर के रूप में माना जाएगा। ओके, विजिटर का मतलब क्या होगा? जो भी मोटर व्हीकल ब्रिंग करते हैं इनटू इंडिया, मीन्स बाहर के कोई लोग आते हैं और व्हीकल्स को लेके इंडिया में आते हैं, तो और टेम्पररी स्टे के लिए, नॉट एक्सीडिंग कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मीन्स 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं आते, तो वो विजिटर कहलाएंगे। उनको भी जो इंश्योरेंस है वो करवाना होता है, जो कि उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 ईयर्स के लिए हो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रूल्स नंबर 141 सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो जो भी ऑथराइज्ड इंश्योरर है, ओके, वो एवरी जो होल्डर है, जो व्हीकल्स के होल्डर है, उनको फॉर्म 51 में इंश्योरेंस की सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस फॉर्म 51 में इशू करेंगे। ओके, कवर नोट्स क्या होता है? कवर नोट्स जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आपने करवाया, मतलब इंश्योरेंस आपने व्हीकल्स का करवाया, तो आपको उसी समय सारे प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तो उसके लिए आपको कवर नोट्स इशू किया जाता है, जो कि कुछ दिनों के लिए वैलिड होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ जो भी प्रोसेस होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस दिया जाता है। ओके, तो कवर नोट क्या होता है कि एवरी कवर नोट इशूड बाय एन ऑथराइज्ड इंश्योरर शैल बी इन फॉर्म 52। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कवर नोट्स होते हैं वो किस फॉर्म में इशू किए जाते हैं, तो वो फॉर्म 52 में इशू किए जाते हैं। और जो फॉर्म 51 में है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक कवर नोट, जो भी सब रूल 1 में हम लोगों ने पढ़ा, ये शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज, मीन्स कि ये कवर नोट आपको जैसे इंश्योरेंस करवाएं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, आपको कवर नोट मिल जाता है, उसमें मेंशन आता है जो भी चीज़ें, और आपको मतलब उसी समय से माना जाता है कि हाँ आप इंश्योरेंस आपको हो गया। जबकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस नहीं मिला लेकिन आपको कवर नोट है, तो आपके जो आप लाइबल हो जाते हैं, जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो लाइबल होती है, अगर बीच में भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वो लाइबल है उनको इंश्योरेंस की जो भी राशि है वो देने के लिए। ओके, तो कवर नोट 60 डेज के लिए वैलिड होता है। ओके,
और उसके बाद कवर नोट एक्सपायर हो जाता है तो उसके पहले ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस मिल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 143, इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड कवर नोट्स। तो जो कवर नोट होते हैं या सर्टिफिकेट होते हैं वो इशू करेंगे, जो भी रूल्स हम लोगों ने अभी प्रोविज़न इस चैप्टर में जो भी रूल्स हैं उसके अनुसार वो इशू करेगी, और जो भी ऑथराइज्ड इंश्योरर है उनके द्वारा इशू किया जाएगा। ये चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 144, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसफ़र इंश्योरेंस का ट्रांसफ़र इस तरह से नहीं होता है, जैसे कोई व्हीकल्स है, व्हीकल्स को किसी ने बेच दिया, जैसे कोई ओनरशिप मोटर व्हीकल की ओनरशिप चेंज हो जाता है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को बेच रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें ओनरशिप आपका चेंज होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसके जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली, वो इंश्योरेंस सच व्हीकल शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड ट्रांसफर्ड टू दैट अदर पर्सन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मीन्स ओनरशिप जिस दिन से ट्रांसफर हुआ उस दिन से ही माना जाएगा कि वो जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसफर हो गया उसके नाम से, और उसके 14 दिनों के अंदर विदिन 14 डेज उसकी सूचना जो अथॉरिटी है, इंश्योरेंस की अथॉरिटी, ऑथराइज इंश्योरर है, उनको देना होता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि अगर किसी ने आज किसी को ट्रांसफ़र किया ओनरशिप व्हीकल्स का और उसके 2-3 दिन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया और वो क्लेम करने जाएगा, तो ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं मैं तो दूसरे के नाम से, ये उसके नाम से सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू था और आप तो नए हैं, आपको नहीं कोई भी फ़ायदा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 145, एक्सक्लूजन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैटर्स। तो जो भी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होंगे उसमें कोई भी एडवर्टाइजिंग मैटर्स नहीं होंगे, आइदर ऑन द फेस और ऑन द बैक देयरफॉर। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। जो भी इंश्योरेंस होंगी मोटर व्हीकल के, उसके उसमें कोई भी एडवर्टाइजिंग मैटर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 146, सर्टिफिकेट्स और कवर नोट्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, टॉर्न, स्वाइल्ड, डिफेस्ड और मल्टी। ओके, मीन्स कि लॉस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं अगर ये होते हैं सर्टिफिकेट या कवर नोट्स में जो भी इंश्योरेंस की, तो वो ऑथराइज इंश्योरर के पास जाके इसके बारे में बात करेंगे। कवर नोट जो भी इशू करते हैं जो इंश्योरर है, तो उनको पूरी बात को बताएंगे, फुल पार्टिकुलर्स, एंड जो भी सर्कमस्टांसेस में वो चीज़ें हुई है, अगर कहीं पे लॉस्ट हुई तो उसके बारे में बताना, या किस तरह से जला है या कोई भी चीज़ हुई है उसके साथ वो चीज़ें बोलना है। रिटर्न टू द ऑथराइज इंश्योरर द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस और कवर नोट इशूड टू हिम बाय सच इंश्योरर इन ए टॉर्न, सॉइल, डिफेस्ट। मीन्स कि अगर बर्बाद मीन्स वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, फट जाता है, इस तरह से, तो वो कवर नोट इंश्योरेंस जो भी कंडीशन में वो रिटर्न करना है ऑथराइज इंश्योरर को। और उनको जो भी 20 रुपीज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹20 रुपीज़ का जो फ़ी लगेगा, उनको फ़ी लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के लिए या कवर नोट के लिए। ओके, तो ऑथराइज इंश्योरर अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनके जो बात से कि हाँ ये चीज़ें हैं, रीजनेबल का रीज़न है उन वो ख़राब होने का, तो उस केस में वो उनको डुप्लीकेट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या कवर नोट इशू करेंगे और उस पर प्रोमिनेंटली डुप्लीकेट लिखा रहेगा, इंडोर्स रहेगा वहाँ पे। ओके, जब कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या कवर नोट इशू किया जाता है, जो भी प्रोविज़न है सब रूल 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके अनुसार, अगर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस या कवर नोट इशू किया जाता है और जो लॉस्ट या जो भी कवर नोट लॉस्ट हो गया है, अगर वो कुछ दिनों के बाद मिलता है, आफ्टरवर्ड्स फाउंड बाय द होल्डर, तो जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट या कवर नोट है उनको सरेंडर करना है इंश्योरर के पास। ओके, तो उनको रिटर्न कर देना है, सरेंडर कर देना है इंश्योरेंस कंपनी के पास। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 147, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द ऑथराइज्ड इंश्योरर्स। तो जो भी ऑथराइज इंश्योरर होंगे वो जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू करेगी उसको 5 साल तक के लिए मेंटेन करेगी। और क्या क्या चीज़ मेंटेन करना है, जो भी इंश्योरेंस
पॉलिसी जिसके नाम से इशू किया जाएगा उसका फुल नेम एड्रेस होना चाहिए, उनको मेंटेन करना है। जो भी व्हीकल्स है उनके रजिस्ट्रेशन मार्क, ये चीज़ें उनको, डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल्स जो है उनको मेंटेन करना है। जो भी डेट है, कब इंश्योरेंस आ रहा है या इंश्योरेंस की स्टार्टिंग हुआ और कब एक्सपायर होगा, वो चीज़ें भी उनको मेंटेन करना है। कोई भी कंडीशन है उसमें तो वो चीज़ें भी उनको मेंटेन करना है। कोई भी नंबर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ एवरी कवर नोट, ओके, कनेक्शन कवर नोट जो इशू होंगे उनके भी उनको नंबर और डेट ऑफ इशू उनको मेंटेन करना है। अगर कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होता है तो उनके भी डेट आपको उनको मेंटेन करना होगा, ओके। ये चीज़ें, सारी चीज़ों को उनको मेंटेन करना है। रूल्स नंबर 148, रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जम्प्टेड व्हीकल्स। तो जो एग्जम्प्टेड व्हीकल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना होता है। जैसे कोई व्हीकल्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग्स करती है, मिलिट्री की गाड़ियां हैं, ये सब चीज़ों को एग्जम्प्ट किया गया है थर्ड पार्टी रिस्क जो इंश्योरेंस है उनसे। तो उनको जो फॉर्म 53 में एक जो साइंड होगा अथॉरिटी के द्वारा, ओके, वो उनके पास एक एविडेंस के रूप में रखना है, ओके। मोटर व्हीकल इज नॉट बीइंग ड्रिवन मीन्स कि मोटर व्हीकल वो ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्म 53 रहना चाहिए उनके पास, कि उनको ज़रूरी नहीं है, वो एग्जम्प्टेड व्हीकल्स हैं, ओके। तो वो फॉर्म 53 में कोई भी चीज़ अगर कोई भी मांग करता है तो उनको फॉर्म 53 वो दिखाएंगे कि उनको एग्जम्प्ट किया गया है, इसलिए उनके पास इंश्योरेंस के कागज़ नहीं है, ओके। ये चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। रूल नंबर 149 जो है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी पर्सन है या अथॉरिटी है या ऑथराइज इंश्योरर है, तो उनको रिकॉर्ड को, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल्स, उनकी अगर आवश्यकता होती है उनको कोई भी अथॉरिटी को इंश्योरेंस के बारे में जानकारी के लिए, तो उनको सप्लाई करना होगा, जो इंश्योरर है उनको अब सप्लाई करना होगा इंफॉर्मेशन, ओके। और वो भी बिना कोई पैसा लिए हुए, विदाउट एनी चार्ज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, ओके, यहाँ पे विदाउट एनी चार्ज, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 150, फर्निशिंग ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। तो जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है या जो भी पुलिस ऑफिसर है वो सप्लाई कर सकती है, ओके, फर्निश कर सकती है इंफॉर्मेशन को, जो भी एलिजिबल है, कोई भी अगर क्लेम के लिए, क्लेम कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट कर सकती है क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पास इन फॉर्म 54 विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट उनको मिलता है तो उसके बारे में फर्निश करेगी क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स को विद इन 7 days, ओके, 7 दिनों के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा है रूल नंबर 151, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड, ओके। तो जो भी सेक्शन 146 के सब सेक्शन 3 में मेंशन है, जो भी अथॉरिटी हैं उनको इस्टेब्लिश करना है फंड को, मींस फंड कोष बनाना है, जिसमें फंड रहेगा। जो भी थर्ड पार्टी जो लाइबल है उनको पैसा, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के तहत उनको लाइबिलिटी है जिनके पास, उनको फंड दिया जाएगा, ओके। अमाउंट ऑफ द फंड, तो जो रूल्स नंबर 152 है, द फंड शैल बी स्टैब्लिश्ड विथ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ नॉट लेस देन ₹50 लाख, मीन्स 50 लाख से कम का फंड नहीं होगा, ओके। कम से कम 50 लाख का फंड होना चाहिए, और शैल बी केप्ट इन डिपॉजिट विद द बैंक और द गवर्नमेंट, मीन्स बैंक में या गवर्नमेंट के पास ये 50 लाख अमाउंट ऑफ फंड होना रखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, तो फ्रॉम द अमाउंट एट द क्रेडिट द फंड द अथॉरिटी शैल कीप द मेंटेन कैश डिपॉजिट नॉट लेस देन ₹50,000 इन बैंक, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एट द क्रेडिट ऑफ द फंड शैल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मीन्स कि जो फंड है उसमें से 50,000 रुपीज़ तो उनको कैश में, मीन्स डिपॉजिट करना है इन द बैंक, 50,000 का, ओके।
और जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो उनके पे जो भी रेट अगर बढ़ता है तो उनका पैसा मतलब इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनको प्रॉफिट मिलेगा उनसे। रूल्स नंबर 154, सिक्योरिटीज हेल्ड एज ए डिपॉजिट इन द फंड। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जो उन्हें इन्वेस्ट करके खरीदा है उसको ट्रांसफर्ड टू द बैंक बाय द अथॉरिटी। ओके, और बैंक में अथॉरिटी के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जो भी अथॉरिटी है जो उनको अगर एक्सचेंज करना है मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कैश में लेना है तो उसको वो जो भी मार्केट वैल्यू है या इक्वल या ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू उससे वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरतें हैं उसको वो करना है। डिपॉजिट प्रोसीजर्स के बारे में रूल्स है जो कि नेसेसरी नहीं थे, ओके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था। रूल्स नंबर 156, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जो भी इंटरेस्ट रियलाइज ऑन ईच डिपॉजिट और द सिक्योरिटीज हेल्ड इन द फंड शैल बी पेड बाय द बैंक टू द अथॉरिटी। तो जो भी बैंक में जो भी कैश है, जो भी सिक्योरिटी उसने खरीदा है, डिपॉजिट किया है, एफडी कर दिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो बैंक के द्वारा जो अथॉरिटी है इंश्योरेंस की उनको देना होगा। विड्रॉल है, जो विड्रॉल किस तरह से करना है, जैसे नो अमाउंट शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड एक्सेप्ट फ्रॉम द पर्पस ऑफ मीटिंग एनी लाइबिलिटीज। ओके, अगर कोई लाइबिलिटी आता है, किसी को कंपनसेशन देना है, तो उस केसेस में वो विड्रॉल कर सकते हैं, उसके अलावा वो विड्रॉल नहीं कर सकता है। द अथॉरिटी शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज दे मे इम्पोज टू दिस बिहाफ authority on this officer to draw money from the fund for the purpose mentioned in sub rule 1। तो कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है सब रूल 1 में अथॉरिटी पर, अथॉरिटी के द्वारा लगाया जा सकता है। ओके, फॉरेन इंश्योरेंस। फॉरेन इंश्योरेंस में जो रूल्स नंबर 159 है, लिस्ट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस के बारे में बात कही गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉरेन के जो इंश्योरेंस होंगी उनको अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल करेगी जब तक कि उसके पास एक के कम से कम 1 इंश्योरेंस का गारंटीड के रूप में नहीं होगा। ओके, तभी जाके वो फॉरेन इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रूल्स नंबर 160, गारंटर ऑफ फॉरेन इंश्योरर। तो गारंटर जो भी होंगे फॉरेन इंश्योरर के, वो एप्लीकेशन देंगे देयरफॉर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म 55 में। फॉर्म 55 में जो गारंटी बनना चाहते हैं किसी फॉरेन इंश्योरर का, तो वो फॉर्म 55 में वो जमा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। रूल्स नंबर 161 है जो है इंडोर्समेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस। तो जो पब्लिक अप्रूवल जो सर्टिफिकेट जो फॉरेन इंश्योरेंस की है, ओके, तो इंडोर्समेंट जो सर्टिफिकेट है फॉरेन इंश्योरेंस की, तो उनका जो जैसे विजिटर्स हैं, जैसे विजिटर कौन, जो 1 ईयर्स के लिए आते हैं, बाहर के लोग भी, आउटसाइडर डोमिसाइल नहीं है भारत में, तो वो लोग जो आएंगे उनको जो फॉर्म 57 में जो सर्टिफिकेट मिलेगा जो इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस, उनको कस्टम कलेक्टर को दिखाना होगा, और जो भी पोर्ट या जो भी सीमा पे रहते हैं उनको, और उसकी जो वैलिडिटी होगा जो फॉरेन इंश्योरेंस के द्वारा जो मिलेगा उनका इंडोर्समेंट जो होगा वो इफेक्टिव रहेगा जब तक कि वो जो कंपनी है इंश्योरेंस की तब तक तो वो वैलिड होगा। और जो विजिटर्स होंगे अगर वो फ्रेश सर्टिफिकेट ले रहे हैं फॉरेन इंश्योरेंस की से, तो उनका वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर इन ऑल। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। रूल नंबर 162 वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस। तो जो भी रूल नंबर 161 में वैलिडिटी के बारे में बात कही गई है कि 1 ईयर्स के लिए अगर न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं कोई भी फॉरेन, तो वो 1 साल के लिए वैलिड होगा विजिटर्स के लिए। और जो भी फॉरेन इंश्योरेंस अगर विजिटर नहीं है, अगर यहाँ रह रहा है, तो जब तक फॉरेन इंश्योरेंस की कंपनी है तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, या जो मेंशन है वहाँ पे तो उस टाइम तक वैलिड होगा। रूल्स नंबर 163 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्डेड बाय गारंटर। तो क्या क्या मेंटेनेंस करना है गारंटर को, क्योंकि कोई भी फॉरेन इंश्योरर है उसको गारंटर एक होना चाहिए कम से कम।
तो जो भी गारंटर होगा उनको सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इंश्योरेंस अगर कोई इशू होता है तो उसके द्वारा उनको जैसे कोई भी क्या क्या चीज़ें उनको मेंटेन करना है, जैसे पॉलिसी इन कनेक्शन विथ विच द सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन वाज इशूड। ओके, ये चीज़ें आपको रूल नंबर 147 में जो भी चीज़ें थी, ओके, वो चीज़ें आपको वो जो गारंटर है उनको मेंटेन करना होगा। तो रूल नंबर 147 में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मेंटेन करना होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हम लोगों ने रूल नंबर 147 में पढ़ा था, वो सारे चीज़ें गारंटर को भी मेंटेन करना होता है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ध्यान में रखिए। रूल्स जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 8 ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, इसमें आपको एक ही सेक्शन है, रूल्स है 164 ऑफेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 208, जो कि हम लोगों ने इसे चैप्टर 8 जब हम लोग ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स पढ़े थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप लोग ये सेक्शन ज़रूर याद रखें कि ड्राइविंग डेंजरसली 184 होता है, ड्राइविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 23, फेलियर टू स्टॉप द व्हीकल्स व्हेन इट इज इन्वॉल्व्ड एन एक्सीडेंट, तो ये सेक्शन 132 में आता है। ओके, ड्राइविंग व्हीकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स और ड्रग्स सेक्शन 185। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने CMVR के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।